मूवीज में हम देखते हैं कि लोग अपना केस खुद से लड़ते हैं। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं जब से इस प्रोफेशन में हूँ मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। भावनाओं की कानून के नज़रिए में कहीं जगह ही नहीं होती। पिक्चरों में दिखाया जाता है, उस पर जनता विश्वास ना करे। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वीडियोस आती है कि अगर पुलिस आपको ऐसे रोक लेती है तो फिर ये आपकी धारा है। ओवर कॉन्फिडेंस आपका सोशल मीडिया के माध्यम से कानून की जानकारी लेने के बाद हो रहा है। उसका ट्रायल अपने ऊपर तो कम से कम ना ही करे। और जो आपने बात करी कि अगर कोई सच में ऐसा मिसयूज ऑफ पावर करता है तो उसके लिए भी लॉ है। आप जाइए उसके सीनियर ऑफिसर को बताइए। मैं किसी को एलिगेट नहीं करूंगा, लेकिन आजकल जो आप वातावरण देख रहे हैं उसमें आपने ये भी देखा होगा कि फॉल्स रेप केस बहुत लग। ट्रस्ट है ना, शादी करो उसके बाद करो। और अगर आप उससे पहले कर रहे हैं तो भाई साहब ये दिस इज़ नॉट अ रेप ना, ये रेप नहीं है, फॉल्स एलिगेशन है। अब इसमें फॉल्स एलिगेशन में क्या होता है कि बाद में वो व्यक्ति छूट जाए या ना छूटे एक अलग बात है, उसका जीवन बर्बाद है, उस पर एलिगेशन लग गया। तो आपने जो बात कही कि कुछ सच भी है, यही तो बात तय करनी है कि सच क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का जो ये हमारा एपिसोड है ये काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है हमारे अभी तक के एपिसोड से। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में जो हमारे राइट्स होते हैं, जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, उस विषय पे हम बात करने वाले हैं। और इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट आज मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। एडवोकेट हिमांशु सरीन जी, स्वागत है आप। थैंक यू वेरी मच सर। आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि ये मेरी आपसे पहली मुलाकात नहीं है, और लेकिन ये मंच जो आपने सजाया है अपने दर्शकों के लिए, अपनी टीम के लिए, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए काम के लिए। मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और ईश्वर आपको और नए आयाम दे, आप नई नई तरक्कियों को छुएं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। तो हिमांशु जी, काफ़ी सारी बातें हैं करने के लिए। शुरुआत करना चाहूँगा, जैसे कि हम देखते हैं कि मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमें मूवीज़। तो मूवीज़ में हम देखते हैं कि लोग अपना केस खुद से लड़ते हैं। जैसे कि सोसाइटी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही या लॉयर्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना केस खुद से लड़ते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ओ माय गॉड, सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हाल ही में आई है। अब दिखाया ऐसे जाता है कि वो इमोशनली जज को मना लेते हैं और लास्ट में वो केस जीत भी जाते हैं। ये रियलिटी में हो सकती है ये चीज़? क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि ऐसा होता है? क्योंकि लॉ जानना भी तो ज़रूरी है। केस तो खुद का लड़ लोगे, लेकिन आपको लॉ की जानकारी तो मिले। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया उसी में आपने आंसर दे दिया है। आपने कहा लॉ जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने इस पूरे प्रश्न के बीच में एक बात बोली थी कि इमोशनली किसी प्रकार से जज को मना लेते हैं। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं जब से इस प्रोफेशन में हूँ मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है कि आप इमोशनली कोई भी बिहेवियर करके कोर्ट को मना लें। देखिए, आपको मैं एक बात सीधी सी बता दूं, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक चीज़ स्पष्ट समझ लीजिए कि भावनाओं की कानून के नज़रिए में कहीं जगह ही नहीं होती। कानून अपना एक पैरेलल यूनिवर्स है। और कानून की जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं कि कानून को उसी तरीके से पढ़ा जाएगा जिस तरीके से वो लिखा हुआ है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि मना लेते हैं, यहाँ मनाने वाला कुछ ऐसा इशू है ही नहीं। मतलब मनाने वाला कोई फैक्ट ही नहीं है। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, कुछ भी नहीं होता। इवन मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग आज तक कोर्ट गए हैं, कितने नहीं गए हैं, लेकिन जो लोग गए हैं उन्होंने भी देखा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि आपने एक पिक्चर देखी है, उसमें एक एक्टर है, वो अपने हाथ में आग लगा करके और वो सब तोड़ ताड़ के भाग जाते हैं और जज साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये कुछ भी नहीं होता है। मैं अक्सर लोगों को, जब भी मेरे से इस प्रोफेशन के बारे में किसी की बात होती है या कानून से जुड़ी कभी भी बात होती है, तो मैं उन लोगों को यही बताता हूँ कि आप ये पिक्चरों को देख करके कोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। कोर्ट का अपना एक डेकोरम है, उसको हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे कोई वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, चाहे वो एक सामान्य नागरिक हो,
कोर्ट बिल्कुल उसे एक समान नज़रिए से देखती है। और जितनी ये सब पिक्चरों में बातें बताई जाती है अधिकतर, मैं क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें तो सही भी बताई जाती है, कुछ चीज़ें बना कर दिखाई जाती है और कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है। ऐसे में मेरा कहना यह है कि जो पिक्चरों में दिखाया जाता है उस पर जनता विश्वास ना करे। और पहला जो आपका सवाल था कि लोग अपना मुकदमा क्या खुद लड़ सकते हैं, क्या अपना केस खुद लड़ सकते हैं, देखिए कानून में ऐसा प्रावधान है कि आप अपना मुकदमा खुद लड़ सकें, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक नुकसान कह लीजिए, मैं तो नुकसान ही कहूँगा इसको, कि अगर आप अपना मुकदमा खुद लड़ते हैं तो इसमें नुकसान ये है कि अगर आपको कानून नहीं पता तो कोर्ट आपको कोई अलग से ऑप्शन नहीं देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं और बाद में आपसे कोई चीज़ छूट गई, क्योंकि देखिए कानून में जब मुकदमा लड़ा जाता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मैं वकील नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इस तरीके से छूट आपको कोई नहीं मिलेगी। आप वकील ही हो, फिर आप विक्टिम नहीं हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसी तरीके से देखा जाएगा जिस तरीके से एक एडवोकेट को या लॉयर को देखा जाता है, उसी तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा, उसी तरीके से आपसे अपेक्षा भी की जाएगी कि जो काम जिस समय पे जिस तरीके से एक लॉयर कोर्ट में करता है अपनी पार्टी के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, आप भी अपने लिए वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई डिफेंस लेके आ रहे हैं या फिर अपना कोई आप एविडेंस लेके आ रहे हैं और वो बहस के टाइम पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना बहुत सारी स्टेज होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय अपना कुछ भी कागज़ दाखिल कर रहे हैं कोर्ट में या पत्रावली पे कुछ भी दाखिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस है वही प्रोसेस होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि आप अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं और किसी और का मुकदमा एक वकील लड़ रहा है। तो इसमें लीनियंसी मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि आप बाद में ये कह दें कि सर मैं एक वकील नहीं हूँ और मुझे इतना मौका दे दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जितने लोग ये समझ रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ लूँ, तो मेरा मानना है कि आपके पास राइट है, आप पढ़ाई कीजिए, कानून के ज्ञाता बनिए, जानकार बनिए, उसके बाद आप अपना मुकदमा खुद भी लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बेस पे होकर के कि भाई मैं एक अधिवक्ता नहीं हूँ और आप जाकर के बाद में उस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहें, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सही वर्ड इज़ बेनिफिट, कि बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। अब ऐसा भी होता होगा ना कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने वकील से आधी बात तो बताते हैं पर आधी बात छुपा लेते हैं कि जो मेरी गलत साइड है वो मैं अपने वकील को ना बताऊं ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। देखिए बहुत सेंसिटिव चीज़ मैं कहूँगा कि इसे आपने पकड़ा है, क्योंकि एक्चुअली कहीं कहीं पर ऐसा होता भी है। और बीइंग अ लॉयर अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ उसी व्यक्ति को नुकसान करेगी जो ऐसा कर रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसा करते भी हैं और कुछ लोग अपने फैक्ट्स को बाद में लेकर के आते कि साहब ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। तो उस समय आप ये समझ लीजिए कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और आपने नहीं बताया है कि यहाँ पर एक कॉलम है और आपने सीधा उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो उसका क्या इफेक्ट आपको बाद में मिलेगा ये आप भी समझते हैं। और सबसे बड़ी इसमें बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग ऐसा करते हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आप मेरी बात को ऐसे समझिए कि आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको एक आँख में प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास जाकर के कह रहे हैं कि साहब मेरे स्टोन हो गया। अब स्टोन आँख में तो होगा नहीं और आप हाथ भी रख रहे हैं कि साहब मेरे स्टोन हो गया, मुझे दिक्कत है, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले यही पूछता है कि बताइए क्या दिक्कत है। अब आपकी आँख में दिक्कत है और आपने क्या बता दिया, मेरे स्टोन हो गया या मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर अब आप बताइए काय का इलाज करेगा? वो आपके स्टोन या फ्रैक्चर का इलाज करेगा, क्योंकि डॉक्टर आपका दर्द नहीं महसूस कर सकता। इसी प्रकार से एक जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो असलियत क्या है वो नहीं जान रहे। जो आप बता रहे हैं उसी को प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, जैसा आप बता रहे हैं वैसे को केवल लैंग्वेलाइज करके उसको एक लीगल फॉर्मेट में उतार के वो आगे लेकर के जा रहे हैं। तो ये कहना कि साहब आधी बात बता दी या बाद में बता रहे हैं, तो उसमें देखिए मेरा मानना है कि एडवोकेट्स का तो कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा पार्टी का जाएगा। तो ऐसे लोगों को अक्सर बचना चाहिए और मेरी उन लोगों को बिल्कुल सख्त हिदायत है कि अगर आपके ऐसे कोई मामले हैं जिसमें देखिए कुछ चीज़ें होती है जो पर्सनल होती है, लेकिन इसमें इतना भी ये कन्फर्म मान लीजिए कि जैसे आपको डॉक्टर को पर्सनली सारा कुछ बताना पड़ेगा, वैसे ही जो वकील होते हैं उनको भी आपको पर्सनली सारा कुछ बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है जो वो चीज़ें बैकफायर, हाँ जो बैकफायर कर जाएगी। वो बिल्कुल हो सकता है कि आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मौत को छू करके टक से निकल आता हूँ, तो एडवोकेट्स भी ऐसा कर सकते हैं
बात ये भी है ना कि सामने भी तो वकील ही है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, क्योंकि अगर आपने पूरी जानकारी नहीं दी, आपने अपनी बात छुपा ली, लेकिन जो सामने वाली पार्टी का लड़ रहा है वो भी तो एक वकील ही है। बता देगा। और वो एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ पर बहुत एक एक वर्ड है शार्पनेस, वो अपने शार्पनेस का यूज़ करेंगे। सामने वाले जो एडवोकेट होंगे वो अपनी शार्पनेस का यूज़ करेंगे। वो उस बात को पहले डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पहले नहीं बताएंगे, वो बिल्कुल मौके पे बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता है, जैसे शेर है शिकार करता है, वो अपने शिकार के पीछे दौड़ता है, लेकिन वो अपने शिकार को पकड़ता नहीं है। कब तक? जब तक वो उसके गर्दन तक ना पहुंच जाए। जैसे ही वो पहुंचेगा सीधा वो गर्दन पे वार करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने उसको पीछे से पकड़ा या साइड से पकड़ा या उसका पैर पकड़ा तो हो सकता है ये मुझे ही नुकसान दे जाए या भाग जाए। अब शिकार तो भाग जाएगा, लेकिन उसे पता है कि अगर मैंने गर्दन पे वार करा तो वो भाग नहीं पाएगा। ऐसे ही एडवोकेट्स की शार्पनेस होती है। कुछ लोग होते हैं जो उतावले होते हैं कि भाई मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दे तो दिया, आप फाइल करो कोर्ट में, फाइल करो। अगर आप ही एडवोकेट को बता दोगे कि उसे कब क्या कहाँ कैसे क्यों करना है, तो फिर वही वाली बात आ गई कि आप अपना मुकदमा खुद लड़ें। तो ये वही वाली बात है कि जहाँ पर आपको लगेगा कि आप आधी बता रहे हैं आधी नहीं बता रहे, तो वो आप ही के लिए नुकसानदायक है। इवन अगर उसमें आप मुकदमे में बरी होंगे तो भी आप ही होंगे, और अगर सज़ा होगी तो भी आप ही को होगी। यानी कि एडवोकेट तो सेफ है, लेकिन कोई भी एडवोकेट ऐसा नहीं चाहता कि तो एडवोकेट को बोल भी नहीं सकते ना। बोल भी नहीं सकते। और होता है एक्चुअली होता है, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन बाद में कुछ निकल के आता है, वो बाद में पार्टी हमें बताती है। लेकिन ये सब चलिए, ये सब तो पर्सनल चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने ऐसा देखा है 2-3 केसेस में पर्सनली कुछ वकील होते हैं जो ऐसा गाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि मैटर को कोर्ट पे ना ले जा सको, मतलब बाहर ही अगर सेटल कर सकते हो तो कर लो, कोर्ट में ना लेके जाओ, कोर्ट के चक्करों में ना पड़ो। जी जी। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये हर जगह नहीं होता। ये एक्चुअली होता है जहाँ पर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई है, डिस्प्यूट है, तो एक्चुअली देखिए लोगों का नज़रिया वकीलों के प्रति बड़ा गलत है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। लोगों के मन में धारणा रहती है कि यार ये वकील है तो मिसयूज़ ऑफ पावर करेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। जैसे आपने देखिए मेरी इस बात का समर्थन आप ही ने कर दिया कि वकील ने कहा कि कोर्ट में मत लाओ, इसे बाहर ही निपटा लो, क्योंकि वहाँ की जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है कोर्ट का, फिर आप उससे अछूते नहीं रहेंगे। फिर आपको उसमें हर चीज़ एज ऑन बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप आए और कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो एडवोकेट्स आपको ये बात कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में मत लाओ, मैटर को सॉल्ट आउट कर लो बाहर, तो वो आपको सही राय दे रहे हैं। हर मैटर कोर्ट के बाहर सुलझाया जाने वाला भी नहीं होता। हर मैटर कोर्ट के बाहर सुलझाया जाने वाला भी नहीं होता। अब कोई बड़ी घटना हो गई, आप सुलझाइए, कैसे सुलझाएंगे कोर्ट के बाहर? कोई मर्डर हो गया, कैसे सुलझाएंगे कोर्ट के बाहर? ले दे के। कोई रेप हो गया, कैसे सुलझाएंगे? ले दे के। कुछ चीज़ें हैं, कुछ केसेस हैं जो कोर्ट के बाहर सुलझाए जा सकते हैं। आपसी लड़ाई हो गई, यार ठीक है यार। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वकील जितने ज़्यादा केस लड़ता है एक्चुअली में उससे ज़्यादा तो वो सॉल्ट आउट करा चुका होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अभी तक जितने केसेस मेरे पास आए हैं या हम जिनको ट्रीट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम सॉल्ट आउट करा चुके। रात के 2-2 बजे दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, यार बॉस ऐसा हो गया, यार दोस्त ऐसा हो गया यार, तो हम जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कॉम्प्लीमेंट होती है, नहीं भी बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उसमें भी ऐसा होता है कि अरे ठीक है यार, तुम दोनों 7 साल से 8 साल से दोस्त हो, अब ये 2-4 हज़ार रुपये के लिए लड़ रहे हो, या कोई ऐसा छोटा सा मैटर है उसके लिए लड़ रहे हो, मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो इशू बना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई, मैटर सॉल्व हो गया। वरना हर गाली के लिए सजा है, हर मारपीट के लिए सजा है, इवन थूकने के लिए भी सजा है, और कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जो आपको लॉयर कह रहे हैं कि यार मैटर यहीं सॉल्ट आउट कर लो, कोर्ट में मत जाओ, तो मेरा मानना है कि ऐसे लॉयर जो है आपका हित साधक हैं, और वो हित साधने के लिए ही आपका ऐसा कह रहे हैं। डिस्प्यूट वाले केसेस में भी बहुत सजेस्ट करते हैं ऐसा हो। बिल्कुल, और खासकर फैमिली डिस्प्यूट से, हाँ उसमें, क्योंकि फिर आपका टाइम बच गया ना, आप 20 साल के आपका टाइम बच गया, आपका पैसा बच गया, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। बाकी हमारा तो आपने देना होगा तो दे ही देंगे किसी भी प्रकार से। तो थोड़ा सा जैसे आजकल आपने भी देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ कि ना सोशल मीडिया के ऊपर
काफ़ी वीडियोस आती है कि अगर पुलिस आपको ऐसे रोक लेती है तो फिर आप, ये आपकी धारा है तो ये उन्हें बताएं, और कि वो आपको हाथ भी नहीं लगा सकते, आपको ये भी नहीं कर सकते, आपकी चाबी नहीं निकाल सकते। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं। तो कहाँ तक वो चीज़ें, सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे ही पूछा जाने वाला आदित्य जी का ये सवाल बहुत ज़्यादा सटीक है, बहुत ज़्यादा। और मैं तारीफ़ करता हूँ आपकी वास्तव में कि आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है और लोगों को इस बारे में जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि पुलिस वाले ने आपको बिना मतलब रोक लिया। पुलिस वाला इन द सेंस कोई भी ऑफिसर, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। इसमें पहली चीज़ तो वीडियो की बात हो जाए, दूसरी चीज़ अगर कोई पुलिस वाला सच में मिसयूज़ कर रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी आप बताओ। देखिए, कानून में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, मेरा ऐसा मानना है, और वास्तव में है। देखिए, आपने कई जगह देखा होगा कि आपके पास सेल्फ डिफेंस है, कोई आपको मार रहा है, आप मारो, एक बार ट्राई करो। आपने देखा होगा कि एक अभी स्टेडियम की भी वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें मैंने देखा था कि वो एक लेडी कांस्टेबल या लेडी ऑफिसर थी वो पुलिस की, और उसने स्टेडियम में किसी के कुछ कहा होगा, हाथापाई वहाँ पर हुई थी, तो उस लड़के ने भी लेडी ऑफिसर पे हाथ उठा दिया था। उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ होगा वो देखने वाला रहा होगा, क्योंकि वो एविडेंस बन चुका ना, वहाँ पर वो वीडियो बन चुकी है। अब वो कानून के तौर पे किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके एज एन एविडेंस पेश करेंगे कोर्ट में, वो एक सब कुछ अलग मैटर है। लेकिन अब उससे पूछिए कि आपने जो देखा होगा सोशल मीडिया पे कि आप सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं, तो अब आप उससे पूछ सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस आपका सोशल मीडिया के माध्यम से कानून की जानकारी लेने के बाद हो रहा है, वो ऐसा ना करें। कुछ जानकारियां हैं जो सोशल मीडिया पे सही भी बताई जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले ली जाए, पूरी जानकारी ले ली जाए, या फिर उनका ट्रायल अपने ऊपर तो कम से कम ना ही करें। अब मैं बताऊं आपको, देखिए, आप लोगों में एक रहता है कि भाई कोई भी पुलिस वाला अगर आपको गिरफ्तार करता है, या कोई भी कभी भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी कैसे है? 24 घंटे तो आपने गिन लिए, लेकिन क्या आपको पता है थाने से मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक जाने का टाइम नहीं गिना जाएगा, उसका ट्रैफिक टाइम नहीं गिना जाएगा। अब अगर उस बीच में उस रोड पर ट्रैफिक लग रहा है और 4 घंटे अगर वो डिले हो गए, तो 12 के बाद अगर पुलिस वाले 4 बजे पहुंच रहे हैं 24 घंटे के अंदर, तो आप तो ये कह देंगे कि भाई 24 घंटे के अंदर नहीं लाए, लेकिन वो कानून की अधूरी जानकारी की वजह से आप गलत हुए। वो तो ठीक है, क्योंकि उसमें वो टाइम नहीं गिना जा रहा है। तो जो आपके पास जानकारी है उसको आप प्रैक्टिकली तब यूज़ करें जब आपके पास उसकी पूरी जानकारी हो। आपने एक बड़ी बात और सुनी होगी, हमारे व्यूवर्स ने भी सुनी होगी, कि पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जानकारी सही है लेकिन अधूरी है, या इसे गलत भी कह लीजिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। कुछ मामले ऐसे हैं जब बड़ा अपराध होगा तो क्या पुलिस वारंट के लिए इंतजार करेगी? पुलिस हैज ओन पावर, उसके पास अपने अधिकार है। तो अब लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी कर लूं और पुलिस मुझे कुछ नहीं, हाथ नहीं लगा सकती, तो बिल्कुल गलत है। आप अक्सर देखते हैं कि कहीं पे धारा 144 लागू है, वहां पर जो है लोगों का हंगामा हो रहा है, क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती? क्या पुलिस पहले वारंट लेने जाती है? बिल्कुल नहीं जाती। क्या कोई बड़ा अपराध हो जाता है या कोई अपराधी छूट के भाग जाता है, तो क्या पुलिस दोबारा जाए वारंट लेने मजिस्ट्रेट के पास कि साहब वो भाग गया, वारंट दे दो, जबकि आंखों के सामने होगा? तो क्या ऐसा होगा? ये अव्यवस्थाएं बन जाएगी। और ये अव्यवस्थाएं क्यों बन जाएगी? क्योंकि आपका ज्ञान अधूरा है, आपका इन द सेंस जो लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो ये सोचना कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस बिना वारंट के सर्च नहीं कर सकती, अरे भाई, सिचुएशन आने पे आपने एनकाउंटर्स तक की खबरें सुनी है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच है और आपको भी पता सच है, और जितनी सच है ये उतनी सच है। तो जो सोशल मीडिया वाला आपने प्रश्न पूछा कि भाई गाड़ी रोक दी या गाड़ी सीज कर दी, ठीक है। आपने दूसरा इसमें प्रश्न करा था कि अगर कोई सच में मिसयूज ऑफ पावर करता है तो उसके लिए भी लॉ है। आप जाइए, उसकी कंप्लेंट कीजिए, उसके सीनियर ऑफिसर को बताइए, रिटर्न में दीजिए, वो नहीं सुनते मजिस्ट्रेट को दीजिए। आजकल वैसे कहते हैं ना कि मेन चीज़ की, स्पेशली गाड़ी वालों की, कि अपने गाड़ी पर एक डैश कैम लगवा के रखो। देखिए, वो तो एज एन एविडेंस आपके काम है, एज एन एविडेंस, मतलब कोई पुलिस वाला कभी करेगा तो वो बिल्कुल। तो आपके पास, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है। अब मान लीजिए आप रोड चल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मार दिया, नॉट अ पुलिस ऑफिसर,
कोई भी अगर वो ऐसा कुछ मिसबिहेव करता है उसका भी सबूत होना चाहिए। तो उस अब कैसे साबित करेंगे? क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, कानून जो है वो दो धारी तलवार है, जितना वो आपके लिए फायदेमंद है उतना ही सामने वाले के लिए। कोई भी एक घटना हुई, थप्पड़ मारा, अब वो पुलिस में चला गया कि साहब मेरे थप्पड़ मार दिया। अच्छा, किसके सामने मारा, कहाँ मारा, कब मारा? ये इसलिए पूछा जा रहा ताकि उसका, क्योंकि आप मिसयूज ना कर लो। अब ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जाएगा मेरे खिलाफ बोलेगा साहब उसने मेरे थप्पड़ मारा, अब मैं कल को बोल दूं कि साहब नरेंद्र मोदी ने मुझे गाली दे दी, फिर अब इधर तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू करूं, अरे साहब नरेंद्र मोदी ने मुझे गाली दे दी, और आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तो पुलिस का उसमें क्या रोल है? कहाँ दी, कब दी, क्या पहले कोई मामला था, कहाँ पर मिले थे, किसके सामने मिले थे, क्या कोई एविडेंस है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों खड़े थे किसी ने आपको देखा हो? तो मतलब कुछ भी हवा में फायर करा कि साहब मार दिया, ऐसे तो नहीं होगा। तो इसीलिए वो चीज़ जितनी ज़रूरी है ये चीज़ भी इतनी ज़रूरी है। तो कैमरे वाली जो आपने बात कही वो एज एन एविडेंस के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपने बात करी कि अगर कोई सच में ऐसा मिसयूज़ ऑफ पावर करता है तो उसके लिए भी लॉ है। आप जाइए उसके सीनियर ऑफिसर को बताइए। हमारे साथ भी एक घटना ऐसे हमारे सामने प्रकरण में आई थी, उसमें हुआ है, जांच हुई है, और बाकायदा कहने वाली बात है कि जो सीनियर ऑफिसर थे उत्तराखंड पुलिस के, और काबिल तारीफ है उसमें, बस ठीक है जो भी चीज़ हुआ, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया। तो ऐसा नहीं है कि मिसयूज़ ऑफ पावर करके कोई बच जाएगा। देखिए कानून है, चलना तो आपको कानून के तरीके से ही पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे हम देखते हैं कि इसी चीज़ में ऐड करूँगा कि पुलिस कई बार अपनी पावर का मिसयूज़ करती भी है, कि लाइक कोई भी है तो उसे जान के थोड़ा हड़का के बात करना कि वो थोड़ा डर जाए। देखिए पुलिस और कानून का खौफ तो होना चाहिए, पुलिस और कानून का खौफ तो लोगों में होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि पुलिस और कानून का खौफ लोगों में जितना होना चाहिए ना, उतना ही सम्मान भी होना चाहिए। क्योंकि हथियार से तो सब मान ही जाते हैं, लोग अपने मन से कितना मान रहे हैं ये भी एक बहुत मतलब बड़ी बात है। अब कोई पुलिस वाला आपको नहीं देख रहा और आप तब भी अपने सही तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, डॉक्यूमेंट पूरे रख रहे हैं, ये कानून का सम्मान है, ये कानून का डर नहीं है। डर कब है कि आपने हेलमेट अपना गाड़ी के आगे टांग रखा है, आप जा रहे हैं, आपने दूर से देख लिया कि पुलिस वाले खड़े हैं, आपने हेलमेट पहन लिया, ये कानून का डर है। लेकिन सम्मान क्या है? आप घर से निकले, आपने हेलमेट पहन लिया, ये सम्मान है। तो कानून का डर जितना होना चाहिए उतना मुझे लगता है सम्मान भी होना चाहिए। और सेम पुलिस का, वैसे आप हेलमेट लगा के निकलोगे तो कभी कोई रोकेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं रोकेगा, क्यों रोकेगा? तो जितना मैंने अभी तक देखा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। और ये सुरक्षा भी आप ही के लिए है। बल्कि उत्तराखंड पुलिस तो कैंपेन भी चलाती है सड़क सुरक्षा सप्ताह करके, और बहुत अच्छा कैंपेन चलाती है, इसके लिए बधाई के पात्र है हमारी पुलिस, तो बहुत अच्छी है। खैर, अच्छा, इसी में मैं अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए, अब हमारे देश में ऐसे रेप केसेस के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो रेप केसेस के ऊपर कोई भी डिसीजन आने में इतना टाइम क्यों, इतना डिले क्यों हो जाता है? देखिए ये काफ़ी पेचीदा सवाल है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। इसमें देखिए ऐसा होता है कि कोई रेप केस है और उसका डिसीजन आने में इतना टाइम क्यों लग जाता है। कानून, जो भारतीय कानून है वो थोड़ा जटिल है और टाइम टेकिंग भी है, ये कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा कानून एक चीज़ कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और यही वो देरी का कारण है। मैं किसी को एलिगेट नहीं करूँगा, लेकिन आजकल जो आप वातावरण देख रहे हैं उसमें आपने ये भी देखा होगा कि फॉल्स रेप केस बहुत लग रहे हैं, एक एलिगेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने तक इस चीज़ को कंसिडर किया कि नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे रेप केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। देखिए जो क्रिमिनल माइंड होता है ना, जो क्रिमिनल माइंड होता है वो वास्तव में बहुत तगड़ा होता है। वो अगर कोई क्रिमिनल माइंड व्यक्ति है और वो कोई क्राइम की रचना कर रहा है, अब देखिए मेरी एक छोटी सी बात समझिए। चोर आता है, चोर कई तरीके से आता है। वो चाबी बनाने वाला चोर भी होता है, वो ताला तोड़ने वाला चोर भी होता है। और अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पे मैंने न्यूज़ पढ़ी थी और उसमें भी देखा था टीवी चैनल्स पे, कि दुकान रेंट पे ली, उसने नीचे से सुरंग खोद दी ज्वेलर्स की शॉप तक। वो तो सड़क के नीचे से जब वो सुरंग गई और वहाँ से उस सड़क से ट्रक गया, ट्रक धंस गया, तो पुलिस ने पकड़ लिया उनको कि यार ये तो सुरंग है पूरी की पूरी, बकायदा फट्टे लगा करके, पूरा मतलब मैनुअल तरीके से काम करके। तो ये क्या था? ये क्रिमिनल माइंड था, ये एक षड्यंत्र करा, पूरा वेल प्लान्ड।
तो आपने जो बात कही कि कुछ सच भी है, यही तो बात तय करनी है कि सच क्या है। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो ये बात आती है फॉल्स रेप केस वाली कि एवरी रेप केस इज नॉट अ रेप केस। देखिए हर रेप केस ना सच्चा नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। हर रेप केस, मैं किसी स्पेसिफिकली के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ कि एक लड़का लड़की हैं, काफ़ी टाइम से रिलेशन में है, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बने। अब बाद में कुछ बातें ऐसी हुई जो लड़के को या लड़की को नहीं समझ में आई, अब लड़की ने उठा करके रेप केस कर दिया। इज दिस अ रेप? रेप इज अ फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन, फोर्सफुली हो रहा है। क्या उसमें ऐसा हो रहा था? वो कंसर्न से था। अब इस चीज़ को मैंने जहाँ तक देखा है, ये भी सामने चीज़ें आई है कि वादा करके कि शादी, आपने अक्सर सुना होगा कि शादी का झांसा दे करके किया युवती का दुष्कर्म या शोषण किया या कुछ भी किया। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भाई मैं बालिग हो गई, दूसरी तरफ कहते हैं कि शादी का झांसा दे करके। मैं मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक तरफ तो अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, और जब आपके साथ धोखा हो जाता है तब शादी का झांसा दे करके, अकेले ने दिया होगा क्या कि मैं तुमसे करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, और तुम उस समय मना करते कि मैं शादी नहीं करूंगी। बॉस मैंने कई डायलॉग्स ऐसे भी देखे हैं कि ऑन कैमरा वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि लोग इसी से जागरूक होंगे कि जो होगा शादी के बाद होगा। अब लोग इस चीज़ का मतलब अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे स्पेशल तरीके से समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो होगा शादी के बाद होगा। करो शादी, शादी का झांसा है, ट्रस्ट है ना, शादी करो उसके बाद करो। और अगर आप उससे पहले कर रहे हैं तो भाई साहब ये दिस इज़ नॉट अ रेप ना, ये रेप नहीं है, फॉल्स एलिगेशन है। अब इसमें फॉल्स एलिगेशन में क्या होता है कि बाद में वो व्यक्ति छूट जाए या ना छूटे एक अलग बात है, उसका जीवन बर्बाद हो गया, उस पर एलिगेशन लग गया। और आम नागरिक ही नहीं, इन फॉल्स रेप केसेस से बड़े लोग भी अछूते नहीं है। मुझे स्पेशल किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट में है, मैं किसी के लिए कहूँगा नहीं। एक छोटे लेवल से लेकर के एक बहुत बड़े लेवल तक, जिसमें कुछ संत भी हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं और ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, लेकिन लगे ना, अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये सब हुआ है या नहीं हुआ है, वो एविडेंस बेस्ड है, वो सब कोर्ट तय करेगी। लेकिन इससे कोई अछूता नहीं हुआ। अब मान लीजिए कोई ऐसा केस है, कोई हाईलाइटेड केस है, रेप केस है, और कोर्ट ने अगर उनको बरी कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये तो बेकसूर है, फिर उसकी इज्जत गई, उसका टाइम गया, उसका पैसा गया, क्योंकि फ्री में थोड़ी केस लड़ा जाएगा, उसकी रेपुटेशन गई। मैंने देखा कि जैसे कि अगर आप तो कोई फेक एलिगेशन लगा, आपके चलो टाइम खराब हुआ, पैसा खराब हुआ, उसके बाद अगर वो दाग मिट गया, मतलब कोर्ट में आप बेगुनाह साबित हो गए, उसके बाद आपको कहीं जॉब नहीं मिलती, नुकसान है ना, कोई जॉब नहीं देता, रेपुटेशन खत्म, रेपुटेशन खत्म हो जाती है। ये मैंने नोटिस किया। एक्चुअली एलिगेशन ही काफ़ी होता है। कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका एलिगेशन ही काफ़ी होता है। समाज में आप चल रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति के लिए ये कह दिया कि यार ये तो लड़का बहुत बदतमीज़ है, चाहे उसकी उससे पर्सनली दुश्मनी हो, अब वो बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गई, और अगर अब चौथा बंदा कोई उस दूसरे व्यक्ति से उस पहले व्यक्ति के लिए ओपिनियन लेगा, तो उस व्यक्ति के माइंड में वो ओपिनियन सेट है, बल्कि उसका दूसरे बंदे का पहले बंदे से कोई पर्सनल कांटेक्ट तो था ही नहीं। अगर मैं किसी व्यक्ति के लिए कह दूं कि यार फला फला व्यक्ति तो बहुत बदतमीज है यार, वो गाली गलौज करता है और बिल्कुल मतलब मिसबिहेव करता है, तो उस व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के लिए धारणा बन चुकी। अब कोई तीसरा अगर उससे पूछेगा ना कि यार वो व्यक्ति तो पहले ही ओपिनियन दे चुका होगा, क्योंकि मैंने उसको पहले ही भर दिया इन द सेंस कि उसका फ्रेम बन चुका, भले ही वो उसको पर्सनली ना जानता हो या उसकी और मेरी पहले से ही कुछ अनबन हो रखी हो, वो मैटर ही नहीं करेगी। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसे मामलों में एलिगेशन से काफ़ी हो जाते हैं कि यार ये तो साला रेपिस्ट है, या ये तो मर्डरर है, या तो ये गुंडा है। तो एलिगेशन, देखिए इज्जतदार के लिए तो दाग भी बहुत बड़ी बात होती है, डजेंट मैटर कि उसने वो काम किया हो या नहीं किया हो, और जो इज्जतदार होगा वो ऐसे मैटर में फंसता भी नहीं है। अच्छा, तो जैसे अगर किसी के ऊपर ऐसे फेक एलिगेशन लग गए, तो क्या कानूनी तौर पर क्या उसके पास कोई भी ऐसी ताकत है
जो उसे बचा सकती है, मतलब कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा एक्ट है? देखिए, एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। मैं अभी चार दीवारी में कह दूं कि किसी एक व्यक्ति के साथ बदतमीजी हुई, एलिगेशन लग गया, लेकिन जितना बर्डन एलिगेशन लगाने वाले पे होता है उससे कम जो बर्डन है उस व्यक्ति पे होता है जिसको उसको झुठलाना है। क्योंकि देखिए, बहुत सी सरल सी बात है, मैं हर केसेस के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि सच्चाई सामने आ जाती है। कोई एक लड़की है, उसने किसी लड़के पे रेप केस लगा दिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो उसे बहुत सारे एविडेंसेस देने पड़ेंगे, जैसे कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई था, क्या सिचुएशन बनी, क्या एविडेंसेस है, फिर मेडिकल, फिर लोकेशंस। अब कोई भी एक लड़की किसी भी राह चलते व्यक्ति पे एलिगेशन लगा दे कि साहब इसने तो मेरा रेप कर दिया, और जाके थाने पहुंच जाए, पुलिस का पहला काम बनेगा उठाओ। पुलिस ने उठा लिया, पूछताछ करी, तो वो तो हाथ जोड़ करने का, साहब कौन है, मैं तो जानता भी नहीं। तो वो लड़की को बुलाएंगे कि कौन था, ये था कि हाँ। तो फिर उससे पूछताछ होगी, अच्छा कहाँ हुआ था, कि होटल में हुआ था, होटल में हुआ था। अब आप सोचिए कि क्या एक व्यक्ति किसी लड़की को फोर्सफुली रेप करने की इंटेंशन से होटल ले जाएगा, तो क्या वो उनको लोग नहीं देखेंगे? अरे आप किसी को बीच रोड पे तेज आवाज में बात कर लीजिए, 4 लोग खड़े हो जाते हैं। तो मतलब एलिगेशन को प्रूव करना इतना भी आसान नहीं होता, और जो झूठे होते हैं उनका तो खासकर। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर क्रैक हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो एविडेंस है ही और कोर्ट है। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हुए, सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से अपना रोल निभाती है आज के टाइम पे कानूनी जानकारी के तौर पे? देखिए, सोशल मीडिया, मैंने आपको बताया कि जो जानकारियाँ प्रोवाइड करा रही है वो कुछ लेवल तक अच्छी भी करा रही है और कुछ लेवल तक घातक भी करा रही है। एक्चुअली सोशल मीडिया से मेरा तो सीधा सीधा मानना है आदित्य जी, कि कानून की जानकारी जो आपने सोशल मीडिया से ली वो बिना बंटे की तलवार है। यानी कि जो उसका हैंडल है उस तलवार में वो नहीं है, वो आपने जैसे ही कसी वो आपके हाथ को भी नुकसान पहुंचाएगी। डजेंट मैटर कि आप उससे वार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई थी सेल्फ डिफेंस वाली, कि आपने वो कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये सब इतना आसान नहीं है। मेरा मानना है कि कानून से जुड़ी जो जानकारियां हैं और जो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में अगर आपने एक्सपीरियंस लेना है तो या तो आप किसी एडवोकेट के पास जाएं। सोशल मीडिया से आप बेसिक जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया तो पुलिस वाले का ये दायित्व है कि उसके परिवार वालों को वो सूचित करेगा। सोशल मीडिया ये भी बता देता है कि बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस वाला मारेगा भी और थाने भी लेके जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है आदित्य जी, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई इन चीज़ों का प्रैक्टिकल अपने ऊपर तो बिल्कुल भी ना करे, और किसी और के ऊपर करके उसकी लाइफ बर्बाद ना करे। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और आप उसके काम के बीच में दखल दे के देखिए, पता लग जाएगा। कोई भी पुलिस वाला है वो अपना काम कर रहा है और उसके काम के बीच में दखल दे के देखिए कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, जरा जोर से बोल के देखिए। हर चीज़ के लिए लॉ है। अरे आपके पास राइट है, उसके पास भी तो राइट है, उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं, आपके भी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, उन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से लिया गया ज्ञान बिना हैंडल की तलवार है। आप उसे पकड़ तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे दबोचेंगे वो आपके हाथ को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपको भी खून लूदा कर देगा, और जो जिस पे वार करोगे उसका तो होगा ही होगा। तो मेरी तो सभी व्यूवर्स से भी ये भी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाले ज्ञान को भैया प्रैक्टिकल मत करना, विशेषकर अपने ऊपर। पहले उसकी जानकारी पूरी ही भी है या नहीं तो आपके पास एडवोकेट्स हैं, आप जाइए, आपके पास अच्छी एक पावर है, आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा यूज़ करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए फिर आप किस पायदान पे जा कर के खड़े होंगे। अच्छा, एक सवाल जो है ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल भी है, क्योंकि मैंने ना बहुत सारा देखा है कि मतलब ऐसी चर्चा होती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, पुलिस या फिर वकील। ये अकेले आदित्य जी का सवाल नहीं है, ये बहुत मैंने देखा है, ऑब्जर्व करा है। हाँ, बहुत लोगों का सवाल है ये। एक्चुअली दोनों ही पावरफुल हैं, और दोनों, मैं कहूँगा कि अगर आप इनको तोलोगे तो ये बराबर बैठेंगे। देखिए, सबसे पावरफुल ना तो वकील है
ना पुलिस वाला है। बोथ आर बाउंड विद द लॉ। इसका सही जवाब यही है कि दोनों कानून से बंधे हुए हैं। और किस तरीके से बंधे हुए हैं कि पुलिस को भी पता है कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम नहीं कर सकता, और एक एडवोकेट को भी पता होता है कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर के काम नहीं करूंगा। हालांकि जो ये सवाल आता है कि कौन पावरफुल है, एक्चुअली वो डिस्प्यूट देख करके आता है कि एडवोकेट्स और पुलिस फोर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, या सोशल मीडिया वाली बात फिर से आएगी कि वीडियोस वगैरह आती है कि भाई लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, बहस हो रही है बहुत। ये जब चीज़ें उस लेवल तक पहुंचती है ना आदित्य जी, यकीन मानिए उसके पीछे एक बहुत बड़ी वॉल होती है। वो वॉल किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी जानकारी तो दे ही नहीं रही। अब कोई भी घटना हो रही है, उसमें दिखाया गया है कि एक वकील साहब थाने के आगे आकर के खड़े होकर के और एसएचओ को बोल रहे कि कैसे नहीं लिखोगे तुम रिपोर्ट, या एक पुलिस ऑफिसर और वो किसी एडवोकेट के चैम्बर में घुस गया और मिसबिहेविंग कर रहा है। वो एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न ही नहीं पता लोगों को। वो तो उतना जितना वो 30 सेकंड की क्लिप दिखाई, 1 मिनट की क्लिप दिखाई, देख ली लोगों ने, उसी से धारणा बना ली, अरे वकील साहब एसएचओ को धमका रहे हैं, अरे इंस्पेक्टर वकील को धमका रहा है। ये कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उनका क्या होता है वो एक देखने वाली बात है। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो ये आपका सवाल है, और आप ही का नहीं बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कौन पावरफुल है, बोथ आर बाउंड विद द लॉ। दोनों ही बंधे हुए हैं। उन्हें भी अपने अधिकार क्षेत्र पता है, उन्हें भी अपने अधिकार क्षेत्र पता है। इसका एक जवाब मैं आपको और दे देता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते भी नहीं हैं। जो होते हैं या तो फिर वो हाईलाइट हो जाते हैं, वरना होते भी नहीं। क्यों नहीं होते? अब मिसयूज़ ऑफ पावर की आपने भी बीच में बात करी थी कि कोई अगर कर रहा है तो, चाहे वो पुलिस ही हो चाहे एडवोकेट्स ही हो, हालांकि तो कोई भी नहीं करना चाहिए, तो उसमें ये वाली बात आती है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर मिसयूज़ ऑफ द पावर करता है तो वो वहाँ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सामने एक एडवोकेट है और इन्हें लॉ पता है। लापरवाही कहाँ की जा सकती है? जब सामने वाले को पता हो। अरे आप मुझे कैसे कह देंगे कि 2 और 2 5 होते हैं? क्योंकि मुझे पता है 4 होते हैं। कोई थर्ड पर्सन है, उसे नहीं पता कि ए बी सी के बाद डी आता है, आप बोलेंगे ए बी सी ई, तो वो वही मानेगा क्योंकि उसे लग रहा है कि आप सही हैं। या आपने उसके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया कि मैं ही सही हूँ, तो उसे नहीं पता। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को क्या पता है कि इसे लॉ पता है, और उन एडवोकेट को क्या पता है कि यार ये पुलिस ऑफिसर है, इसको भी रूल पता है, मुझे भी रूल पता है। और इसीलिए वो मिसयूज ऑफ द पावर जो वाला वर्ड है या जो सिचुएशन है वो यहाँ नहीं आती। इसीलिए इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स भी नहीं होते। और जब फिर डिस्प्यूट होते हैं तो फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों पावर, फिर अब शक्ति से शक्ति टकराएगी तो फिर विनाश तो होगा ना। ये वो वाली बात है। तो ऐसा कहना कि भाई कौन पावरफुल है, तो तुलना मेरे हिसाब से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही, अब वो भी कानून के ही लोग हैं, हम लोग भी कानून के हैं। तो ऐसा नहीं है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, दोनों समान है, दोनों के पास अच्छी पावर्स हैं। ठीक है, कौन किस तरीके से अपनी पावर को यूज़ करता है वो सबको पता है। अच्छा हिमांशु जी, इसी में एक चीज़ और, जैसे कि हम देखते हैं कोर्ट हम जो हमें मूवीज़ में दिखाई जाती है, कि अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अभी ओ माय गॉड एक मूवी आई थी तो उसमें दिखाया गया था कि वो कचौड़ी खा रहे हैं कोर्ट के अंदर बैठ करके। तो मतलब, और आपको यही जज खुद उठ के आ रहा है और बाहर निकाल रहा है उन्हें। ये तो मैं मानता हूँ कि सेंसर बोर्ड को भी मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। देखिए, कोर्ट एक बहुत सम्मानित जगह है, पावरफुल है, सम्मानित भी है। देखिए, कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं होता तो वो एक ही चीज़ कहता है। ये एक पिक्चर का भी डायलॉग है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। विश्वास है, जैसे ईश्वर के प्रति विश्वास अपने का, वो देख रहा है, कहा जाता ना कि वो देख रहा है, तो लोगों को विश्वास है। और जहाँ लोगों को विश्वास होता है वहाँ पर सम्मान भी होना चाहिए, और है भी। आज भी आप देखिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा या एडवोकेट्स होंगे या जो लोग भी जाते हैं वो कोर्ट में तमीज़ में रहते हैं। कभी भी आपने लॉयर्स को नहीं देखा होगा बाल ये लंबे चौड़े और कान में बाली और ये सब और लटाएं जल रही है और वो सब हो रहा है, कुछ नहीं। कोर्ट बहुत एक, मैं कहता हूँ, डेकोरम वाली जगह है, और इसका डेकोरम हमेशा हमेशा के लिए ऐसा बना रहना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर लोगों को विश्वास होता है। और जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि जज साहब खा रहे हैं और धरने पे बैठ गए, एक पिक्चर में तो मैंने देखा है, वो कौन सी LLB शायद करके कुछ ऐसी पिक्चर है वो, कि उसमें जज साहब धरने पे बैठ रहे हैं और वो कोर्ट के रेट पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी है और ये सब क्या रेट चल रहा है।
बिल्कुल अलग है। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को ऐसे मन में धारणाएं ही नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी का मन करता है कि कोर्ट का डेकोरम देखने का, तो आपका मुकदमा चल रहा हो ना चल रहा हो अलग बात है, एक बार कोर्ट जा करके देखना चाहिए। इतनी पॉजिटिविटी है और इतना अच्छा डेकोरम है वहाँ का, और इतना मतलब मैं कहूँगा कि तरीके से, हर चीज़ तरीके से, कोई आपको चीज़ बिगड़ी हुई नहीं दिखेगी, कोई वहाँ पर ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेगा, कोई चीख नहीं रहा होगा। और ये जो सब पिक्चरों में दिखाते हैं ना मिसबिहेव, तारीख पे तारीख मिलती है यार। तारीख पे तारीख मिलना एक अलग मैटर। नहीं, वो चिल्लाना है कोर्ट के अंदर खड़े होके, मैं वो कह रहा हूँ डायलॉग। अरे भाई आप उंगली नहीं दिखा सकते कोर्ट को, क्या बात करो, चीखने की बात करो, कंटेम्प्ट में अंदर हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे या टीवी वगैरह पे या वीडियोस में, बहुत अलग होता है कोर्ट इससे। और मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर लगता है ना किसी को कि ये मन में गलतफहमी हो कि कानून की किताब फाड़ दो और जज साहब के आगे हाथ जला लिए और कूद गए, या फिर चीख रहे हैं, या फिर आपने कई जगह देखा होगा कि गोलियां चल गई, बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। कोर्ट का एक अपना डेकोरम है, सेट है, और बहुत बढ़िया डेकोरम है। मैं उसका सम्मान करता हूँ और मुझे लगता है हर किसी को सम्मान करना चाहिए। एक और चीज़ हम देखते हैं कि ना, कई सारे वकील जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि अरे हमारी गारंटी, हम जिताएंगे केस। मतलब पूरा आश्वासन देके कि भाई मेरी गारंटी है। डॉक्टर और जो कृषक होता है, फार्मर, किसान, वो भी अपनी फसल की और अपने ऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि उसने गेहूं बो दिया तो गेहूं बेस्ट क्वालिटी का ही आएगा। एक प्रोसेस होता है। एडवोकेट्स की खासियत होती है उनकी एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस हो गया, उनकी नॉलेज हो गई, और वो किस तरीके से आपके केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, यही वो गारंटी होती है। और यहीं तक वो गारंटी होती है। भाई मुझे पता है 2 और 2 4 होते हैं, ये बात मैंने कोर्ट को साबित करने के साथ 2 और 2 4 होते हैं। और कैसे मैं साबित कर रहा हूँ, मैं केवल अपने काम की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं ये करूँगा। कंक्लूजन क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। तो जो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई गारंटी, तो मुझे लगता है कि 2 और 2 4 की भी गारंटी नहीं ली जाती, लेकिन हाँ करा जाता है, पता होता है, कुछ हद तक नहीं भी पता होता। लेकिन गारंटी वाली जो बात कहते हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो शायद ऊपर नीचे है। तो ऐसा गारंटी वाली बात तो मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि मैं कह दूं कि नहीं 100% हम ही जीतेंगे। सामने भी एडवोकेट हैं, आप तलवार से तलवार और बंदूक से बंदूक की लड़ाई कर रहे हैं, तो जिसका निशाना सही होगा वो जीत जाएगा। तो ऐसा गारंटी लेना तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें ठीक है। चलिए हिमांशु जी, बहुत ही अच्छी हमारी आज की वार्ता रही है, बहुत ही अच्छी चर्चा रही है। मतलब काफ़ी सारी नई चीज़ें मुझे भी जानने को मिली और हमारी जनता को भी जानने को मिली है। पहले तो आपने जो आज हमें इतना कीमती समय निकाल कर हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होगी। और अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसी ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी, अलग अलग विषयों पे, नई नई चीज़ों पे हम चर्चा करते रहेंगे। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी।